अरे अब कुछ मत पूछ विमला। लाख जतन करने के बाद भी महीने के आखिर तक हाथों में चमन्नी भी नहीं बच पाती। कभी अपने लिए कोई छोटी सी भी चीज लेनी हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। तू सही कहती है, आमदनी तो बढ़ती नहीं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। राशन वाले का बिल, दूध वाले का उधार। अरे तुम औरतें बस इसी तरह जिंदगी भर रोती रहोगी। खुद के पैरों पे खड़े होने की सोचो, तब तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अरे तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तू ही बता दे हम क्या करें। हम औरतें चाहे तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर सकती हैं, जैसे कि साड़ी बेचने का। सुधा की बातें सुन सब औरतें हंस पड़ती हैं। ना भाई ना, मेरे पति को ये सब पसंद नहीं है, वो तो मुझे मार डालेंगे। दूसरी औरतें भी विमला की बात से सहमति जताती है और साड़ी का व्यापार करने से मना कर देती हैं। अगले दिन सुधा अपनी सास से ये बात कहती है। बस अब यही काम रह गया था, सारा दिन यही सब सोचती रहती हो। अरे बढ़िया आई साड़ी बेचने वाली। तभी वहां सुधा का पति विवेक आता है। अपनी माँ की बात काटते हुए कहता है, अरे माँ, सुधा ठीक ही तो कह रही है। अगर ये साड़ियों का व्यापार करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है। मुझे तो सुधा की बात पसंद आई। अरे मजाक है क्या व्यापार करना? अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। मैंने दुनिया देखी है। बेटा तुम लोग ज्यादा हवा में मत उड़ो, और फिर साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? तुम उसकी चिंता मत करो माँ, मैं देख लूंगा। अगले दिन विवेक अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर साड़ी के कारखाने से बहुत सारी साड़ियाँ खरीद लाता है। ये लो सुधा, तुम्हारा ऑनलाइन अकाउंट बन गया है। अब लोग घर बैठे तुमसे साड़ियाँ खरीद सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इतना ही नहीं, मैंने इसमें सभी नई डिजाइन की साड़ियों की फोटो भी अपलोड कर दी है। अब बस तुम देखती जाओ। कुछ दिनों के बाद, नमस्ते, मुझे सुधा जी से मिलना है। ओहो, तू कौन है और मेरी बहू से तुझे क्या काम है? माँ जी, मैं सुधा जी से साड़ियाँ खरीदने आया हूँ। अरे बड़ा बेवकूफ है तू, इतना बड़ा मीना बाजार छोड़कर यहाँ साड़ी खरीदने आया है। तेरा ऊपर का कोई पेच ढीला है क्या? अरे माँ जी, आप नहीं जानती, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तभी वहां सुधा आ जाती है। सुधा बिरजू को साड़ियाँ दिखाती है। क्या बात है सुधा बहन जी, आपके पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। एक काम करिए, ये वाली दे दीजिए और ये वाली भी। छोड़िए, एक काम करिए, ये सभी ही दे दीजिए। सुधा की सास हैरान रह जाती है। अरे इतनी साड़ी का तू करेगा क्या? अरे माँ जी, मेरी बीवी पहनेगी। अरे कितनी बीवियां है तेरी? माँ जी आप भी ना, बीवी तो एक ही है। पहले तो मैं 2-4 साड़ियाँ लेने आया था, लेकिन अब पूरी 20 साड़ियाँ ले जा रहा हूँ। ये लीजिए सुधा बहन जी, आपके पैसे, चलता हूँ। धीरे धीरे सुधा के द्वारा घर में खोली गई छोटी सी दुकान चल पड़ती है और देखते ही देखते सुधा के घर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। पैसों की आमदनी देख सुधा की सास की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जा बहू, अब तू थोड़ा आराम कर ले, इन लोगों को मैं साड़ियाँ दिखा देती हूँ। माँ जी आप? अरे हाँ हाँ, अब जा भी। इस तरह सुधा की सास भी उसके कारोबार में हाथ बटाने लगती है। देखो सुधा, तुम्हारा व्यापार तो चल पड़ा। पिछले कुछ महीनों में इतनी कमाई हुई है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। सच? हाँ, और तुम्हें पता है माँ, दोस्त से लिया हुआ उधार भी चुकता करके अच्छे खासे पैसों की बचत भी हो गई है। सुधा की सास अपनी बहू और बेटी की कामयाबी पर बड़ा खुश होती है। बहू की तरक्की देख के मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तूने साबित कर दिया कि अगर पति का सपोर्ट मिले तो पत्नी कुछ भी कर सकती है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लक्ष्मी का अपने घर में पूरा दबदबा था।
हिटलर की तरह वो सारा काम अपने पति और बेटे से करवाती। धीरे धीरे उसके पति की तबीयत खराब रहने लगी। सुनो जी, अब आप बुजुर्ग हो गए हो, काम में भी अब हाथ आपके फुर्ती से नहीं चलते। अरे भाग्यवान, भगवान से डर। तुझसे मैंने शादी अपने इकलौते बेटे के अच्छे पालन पोषण के लिए की थी, लेकिन तूने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने क्या किया? पढ़ाया लिखाया, अब नौकरी नहीं लग रही तो मैं कैसे जिम्मेदार हो गई? अब घर में बैठकर रोटी तोड़ रहा था तो मैंने कहा काम ही कर ले। एक तो भला करो और ऊपर से बातें सुनो। तभी सारंग वहां आ जाता है। बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। अब तुम्हारे पापा का हाथ तो चल नहीं रहा है। मैं ही जा रही हूँ आज किचन में, बनाती हूँ कुछ। हे भगवान, कैसे होगा इतना काम मुझसे? लक्ष्मी किचन में काम कर रही होती है कि तभी अचानक उसे आइडिया आता है। अरे मैं भी ना, अरे यहाँ तो फ्री की नौकरानी ला सकती हूँ मैं, फिर मैं क्यों खाना बना रही हूँ? उस दिन लक्ष्मी सारंग की पसंद का खाना बनाती है और बैठकर उसे बड़े ही प्यार से खिलाती है। खा ले बेटा, खा ले, पेट भर के खा ले। अरे रुक, मैं तेरे लिए ना गर्मा गर्म रोटियां लाती हूँ। सारंग और उसके पिता एक दूसरे की ओर बड़े ही हैरानी से देखते हैं। बेटा सारंग, जरूर दाल में कुछ काला है, वरना ये औरत तो हमें बासी खाना भी सुकून से ना खाने दे। सुनील की बात लक्ष्मी सुन लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे हाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो आग में खुद को जलाकर तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ और ऊपर से तुम्हें दाल काली लग रही है। अरे माँ, पिताजी का ये मतलब नहीं था, तुम बुरा मत मानो। अरे हाँ बेटा, तू कहता है तो मान लेती हूँ। लक्ष्मी सारंग के पास बड़े ही प्यार से बैठ जाती है और फिर कहती है, बेटा, मैंने ना तेरी शादी करने की सोच ली है। अब तेरे पिताजी के हाथ भी नहीं चलते, तो सोच रही हूँ तेरे लिए बीवी ले आऊं। अब पता नहीं ना मैं भी कब मर जाऊं। अब ऐसे भाग्य भी कहाँ है हमारे। क्या कहा? अरे हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी प्यारी बहू का चेहरा देखे बिना नहीं मरूंगी। हाँ माँ, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन मैं नौकरी नहीं करता, फिर कोई क्यों देगा मुझे अपनी बेटी? अरे क्यों नहीं देगा बेटी? इतना बड़ा घर, खेल खलियान है, किस चीज की कमी है हमारे पास? जो आएगी राज करेगी, राज। हम तो ना कर पाए राज, ये बोलो कि एक और नौकर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे खुद के घर का खाना बनाएगी तो क्या नौकरानी हो जाएगी? अब तुमसे तो किचन का काम होता नहीं, तो कोई तो करेगा ना। ठीक है माँ, तुम जैसा सही समझो बस। अब मेरी एक शर्त है, लड़की जो भी हो वो दिखने में कैसी भी हो या कहीं की भी हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे हाँ, ला देंगे पढ़ी लिखी बेटा, मैंने कौन सा काम करवाना है उससे। हाँ। और फिर एक दिन पास के गांव की ही रति से सारंग की शादी हो जाती है। रति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही साथ काफी पढ़ी लिखी थी। रति को लक्ष्मी के सौतेले होने की बात पता नहीं थी। शुरू में जब रति ने सारंग को घर का काम करते देखा तो हैरान रह गई। अरे, ये तो अच्छी बात है कि आप घर का काम करते हैं, लेकिन मैं तो घर में ही हूं ना, आप क्यों कर रहे हैं जी? जाइए, आप नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए ना। तभी लक्ष्मी वहां आ जाती है। अरे रति बहू, करने दे उसे काम। और हाँ, मेरे घर के कुछ नियम है, कायदे हैं, यहाँ बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रति को लक्ष्मी की बात कुछ अजीब सी लगती है। वो समझ नहीं पाती है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है,
लेकिन उसे लक्ष्मी के सौतेले होने के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक दिन तो हद ही हो जाती है। राशि की शादी एक कैब ड्राइवर से होती है। उसके 2 बच्चे और सास। बड़े ही प्यार से जिंदगी चल रही होती है कि एक दिन, राशि, मैं काम पर जा रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, शाम को लेते हुए आऊंगा। हाँ हाँ जा, और कभी माँ से भी पूछ लिया कर कि कोई जरूरत है कि नहीं। अरे माँ, तेरी भी जरूरत का तो वो ख्याल रखती है ना। पति काम पर चला जाता है। तभी राशि की ननद आ जाती है। अरे वाह नीतू, तू कब आई? और नंदोई जी कहाँ हैं? भाभी वो तो नहीं आए, लेकिन मैं आ गई कुछ दिनों के लिए। जरा मायके का सुख भी तो ले लूं। अरे हाँ हाँ बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी आप सबका कितना ख्याल रखती हैं। सबको आपके जैसे ही भाभी मिले। राशि मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। वो किचन से पति को फोन करती है। पति, जो उस वक्त कैब चला रहा होता है, फोन उठाता है। क्या बात है राशि? अगर कुछ जरूरी नहीं तो बाद में बात करें, मैं कैब चला रहा हूँ। अरे वो नीतू आई है, तो शाम को आते वक्त कल्लू हलवाई के समोसे ले आना। शादी से पहले उसे बड़े पसंद थे ना। ओ ठीक है ठीक है। वो राशि से बात कर ही रहा होता है कि सामने एक खंभे से उसकी कार टकरा जाती है। वो बेहोश हो जाता है। ओहो, पता नहीं क्यों बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में कुछ लोग राशि के पति को लेकर घर आते हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ होता है और पैर पर चोट लगी होती है। मैडम, इनका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर ने 6 महीने बेड रेस्ट को बोला है। राशि रोने लगती है। सभी घर वाले पति के सामने आ जाते हैं। अरे गलती मेरी थी, मुझे ड्राइव करते वक्त फोन नहीं लेना चाहिए था। नहीं जी, मैंने ही तो आपको फोन किया था, गलती मेरी थी। जो होना होता है वो तो होता ही है भाभी। अब पछताने से क्या होगा। अरे लेकिन अब घर कैसे चलेगा? मैं अकेला कमाने वाला था, किसी तरह तो घर चला रहा था। रोज की कमाई रुक जाएगी तो बच्चे कैसे पलेंगे? मैं कुछ मदद कर दूंगी भैया, इनसे भी बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बेटी है इस घर की, तुझसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो क्या करेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। तू औरत होकर कर क्या सकती है, और मेरी भी उम्र हो चुकी है। वैसे आप लोगों को एक बात बोलूं, अगर बुरी ना लगे तो? हाँ हाँ बोलो ना। भाभी, आप तो इतनी अच्छी ड्राइव कर लेती हो, कैब क्यों नहीं चलाती? भैया की कैब को कुछ दिनों तक आप ही चला लो। अरे नहीं नहीं, इससे अच्छा तो हम लोग भूखे ही मर जाए। नीतू को माँ की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ तुम चुप रहो, करना तो कुछ है नहीं, बस बैठ कर दुनियादारी देखो। समाज नहीं आएगा तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाने। राशि को थोड़ी हिचक होती है, लेकिन नीतू की बातों से उसे हौसला मिलता है। अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी के बाद राशि तैयार हो जाती है कैब चलाने के लिए। पति भी राशि को कैब ड्राइवर के कपड़ों में देखकर खुश होता है। राशि घर से बाहर निकलती है कि पड़ोसन बोल पड़ती है। अरे देखो देखो, कैसे पैंट शर्ट कस के निकली है कैब चलाने। हाँ भाई, कोई औरत को कैब चलाते देखा है कभी? लोगों की बातों की परवाह ना करते राशि कैब लेकर निकल जाती है और शाम को घर वापस आती है। माँ जी, आज की कमाई। अरे बहू, ये पैसे नहीं आते तो घर की तरकारी भाजी कैसे होती, और बच्चों की फीस भी। माँ जी सच कहूँ, लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं। देखते हैं कि जब लेडीज है तो सपोर्ट करते हैं। आज तो एक मीडिया वाले ने मेरा इंटरव्यू भी ले लिया। मैंने तो कह दिया, जब औरतें रॉकेट चलाकर चांद पर जा सकती है तो मैं कैब क्यों नहीं चला सकती। जीती रहे बहू, भगवान हर घर में तेरे जैसी बहू दे, जो घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर का बीड़ा भी उठाने योग्य हो।